हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, दरअसल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया कई रोज से, क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक वक्त नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना क्लास आपकी डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन के अंदर आपकी रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करके दे दूँ, ताकि आप 23 है आज, तो आपके पास एक कल का वक्त मिलेगा और आज का है थोड़ा सा। तो इसको देख करके बाकी जो प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, लाइक इट इज डिपेंड ऑन द बाइस थ्योरम, तो वो आप कर पाओ। ठीक है। हमने 13.1 13.2 के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, इस तरीके से करिएगा। अगर वो नहीं किए तो आप मुझे उसका मैसेज डाल दीजिएगा इस लेक्चर के बाद में, या लेक्चर देखते में अभी आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, तो मुझे डाल दीजिएगा कि सर वो 13.2 के ये क्वेश्चंस नहीं हुए हैं। ठीक है, मैं उससे आगे का पोर्शन कराता हूँ, मुझे यहाँ तक ध्यान है 13.2 वाले पोर्शन को मैंने करा दिया था। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा दिए थे, कुछ सेम पैटर्न पर थे। तो आज जो हम लोगों की हेडिंग रहेगी वो रहेगी बाइस थ्योरम। देखिए, यहाँ से एक बड़ा सा क्वेश्चन बनता है प्रोबेबिलिटी में, और वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका वेटेज काफी स्ट्रांग होता है। ज्यादा वेटेज का क्वेश्चन रहेगा, तो वो हम आज पढ़ेंगे। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसमें जो क्वेश्चन अगर नहीं हुए तो या तो वो बता दीजिएगा। ठीक है। बेस थ्योरम देखिए, बेसिकली बेस थ्योरम का ना एक फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला याद रखना। और जो भी कंडीशन आपको दे रखी हो, उन कंडीशन से आप प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा है। तो बेस थ्योरम क्या है? एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही एप्लीकेशन है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या पढ़ते थे कि कोई इवेंट हो रहा है, उस इवेंट का इंटरसेप्शन किसी पर्टिकुलर इवेंट के रिस्पेक्ट में निकाल कर फिर हम बात किया करते थे। हो सकता है आपको अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन लास्ट क्लासेस में अगर आप देखोगे अपने नोट्स को पलट करके, तो मैंने उसमें आप लोगों को ये चीज़ बताई है। एक चीज़ होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसे कोई एक इवेंट ई है, इसका सबसेट है ए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद ई, तो उसके लिए आप लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ई में क्या इंटरसेप्शन है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। सॉरी, ड्यू टू द रमजान आई विल नॉट टेक योर क्लास प्रॉपरली, बिकॉज टाइम नहीं मिल पाता। वक्त देने के बाद भी मैं नहीं ले पा रहा था, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं आपको ये पोर्शन यहाँ पे करा दूँ। तो आज इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है। होपफुली आप मैक्सिमम अटेन कर लेंगे इससे। एक ना पहले ये कंडीशन पढ़ो, क्या बोला है उसने यहाँ पे। कंसीडर टू बैग्स, बैग वन एंड बैग टू। बैग वन के अंदर दो वाइट बॉल्स हैं, तीन रेड बॉल। बैग टू के अंदर फोर वाइट और फाइव रेड बॉल्स हैं। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। किसी भी एक बैग में से आप बॉल निकाल रहे हैं, तो उस बैग में से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो बॉल आप निकाल रहे हो वो रेड कलर की बॉल बैग वन में से आ रही है या बैग टू में से आ रही है, या ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अभी तक आपने एक सिंगल बैग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब यहाँ पर एक नई चीज आपकी कंडीशन आ जाती है कि अब जो आप बॉल निकालोगे वो दोनों अलग अलग बैग्स में होंगी। तो उस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल बेसिक तरीका बताता हूँ पहले।
बेस थ्योरम का सवाल बेस थ्योरम से ही करेंगे। अभी हम बेसिक कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, तो उसको समझिएगा। देखिए आपके पास हेडिंग है बाइस थ्योरम। ठीक है, चार्ट पे लगाया ही लगाया उसको। दो बैग हैं आपके पास, बैग नंबर वन और बैग नंबर टू। देखो बहुत आसानी से समझेंगे आप, बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी नहीं। बैग नंबर वन में दो वाइट और तीन रेड है। दो वाइट और तीन रेड, इसमें फोर वाइट और फाइव रेड बॉल्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, ठीक है। तो पहली चीज, आपके पास एक बैग ये है, एक बैग ये है। तो आप इस बैग में और इस बैग में अगर बात करें, तो आप मान लीजिएगा प्रोबेबिलिटी बैग वन, दो बैग हैं यानी हाफ प्रोबेबिलिटी होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग टू, वो भी हाफ आएगी। अब अगर बैग वन की बात करता हूँ, तो बैग वन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, वो है 2/5। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, वो है 3/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल इन बैग टू, वो है 4/9। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन बैग टू, दिस इज 5/9। इतनी प्रोबेबिलिटीज आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब अगर मैं पूछूं कि मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी वाइट बैग की कितनी होगी, तो उसका तरीका होगा प्रोबेबिलिटी बैग वन, और बैग वन में वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इन बैग वन प्लस प्रोबेबिलिटी इन बैग ऑफ बैग टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इन बैग टू। तो बैग वन की प्रोबेबिलिटी है हाफ, वाइट आने की प्रोबेबिलिटी है 2/5 प्लस हाफ ऑन बैक टू से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है 4/9। दो से दो कैंसिल, तो हमारे पास आएगा यहाँ 1/5 प्लस 2/9। टेक दी एलसीएम है, 9 प्लस 5 दूनी 10, 19/45 इज द आंसर। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए आप कि पूरे सवाल में क्या था, क्या किया हमने।
अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, इसमें क्या होता है कि हमें सोचना पड़ता है थोड़ा सा। सोचना इन द सेंस कि आप पूरी इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करोगे, जो बॉल उठा रहे हैं आप, वो बॉल कहाँ से ली गई है। इसी की जगह अगर सवाल आपका रिप्लेस कर दिया जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी बैग वन में से रेड बॉल निकालने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल सेकंड में से, तो ये आ जाएगा हाफ। रेड वन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5 प्लस हाफ। रेड टू की कितनी है, 5/9, ये आ जाएगा 3/10 प्लस 5/80। एलसीएम अगर आप लेंगे तो दो से काटा पाँच, नौ, नौ पंजे 45, 45 दुनी 10, नौ नौ 27 प्लस 8 पंजे 40, 8 पंजे 90, 5 पंजे 25। योर आंसर विल बी 2/90। ठीक है, अब इन दोनों को सम करके देख लीजिएगा, वही आएगा वन के बराबर, यानी कि प्रोबेबिलिटी वाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ये वन आएगा। तो बॉल वाइट होगी या रेड होगी। अब इस कंडीशन को, इतना सोचने को हल करने के लिए हमने पढ़ा बेस थ्योरम। तो पहले बेस थ्योरम समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद बेस थ्योरम का फार्मूला आता है लिखने के लिए, वो फार्मूला लिख देंगे, वो फार्मूला ही काम का है हमारे। देखिए, अज्यूम करो आपके पास एक सैंपल स्पेस है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट इवेंट हो रहे हैं, E1, E2, E3, इस तरह करते करते En करके तक इवेंट हो रहे हैं। तो जब इतने सारे इवेंट हो रहे हैं, तो ये जो इवेंट है ना, अगर आप बेस थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी देखेंगे, जितने भी इवेंट हैं, E1 इंटरसेक्शन E2, कोई भी दो इवेंट, पहला दूसरा ही नहीं है, बहुत सारे इवेंट, तो कोई भी दो इवेंट, इनका अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो फाई आना चाहिए। और अगर आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं सारे इवेंट का यूनियन, तो ये सैंपल स्पेस के बराबर है। ठीक है, तो पहली कंडीशन सैंपल स्पेस की, कि जो सैंपल स्पेस में से आप इवेंट लोगे, वो इवेंट आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए सारे के सारे। दूसरा, उन सबका अगर यूनियन लेंगे तो वो सैंपल स्पेस के बराबर आना चाहिए, यानी कि एवरी एलिमेंट शुड इंक्लूड। और ये तीसरी कंडीशन है आपकी, कि कोई भी प्रोबेबिलिटी आप जीरो नहीं लोगे, हमेशा जीरो से बड़ी होंगी सारी प्रोबेबिलिटी। जो भी इवेंट आप लोगे उसमें मिनिमम एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए किसी भी तरह से। ठीक है, एक दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर कोई इवेंट ई है, इसी का कॉम्प्लीमेंट आता है इवेंट ई नॉट। अगर मैं देखूं ई और इंटरसेक्शन ई नॉट अगर आप निकाल रहे हैं, तो एक नंबर और उस एक इवेंट और उसके
कॉम्प्लीमेंट के अगर बीच कॉमन देखोगे तो वो हमेशा पाई मिलेगा। और अगर किसी एलिमेंट को यूनियन करोगे किसी एलिमेंट के ट्रांसपोज इवेंट से, तो वो आएगा आपके सैंपल स्पेस के बाद। यानी कि वो इवेंट, उसका इंटरसेप्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट इवेंट, वो फाई आता है। कोई इवेंट, उसका यूनियन विद रिस्पेक्ट टू ई नॉट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई, इनका यूनियन जो आएगा वो आएगा आपका एस के बराबर। ठीक। देखिए, एक चीज आती है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये हमने अभी लगाया था। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जिससे आप निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी वाइट की, तो आप लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती है कि जो वाइट बॉल आप ले रहे हो वो बैग वन में से होनी चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वन, ये लिखने का तरीका होता है। फिर प्लस लगाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पी टू। तो यहाँ पर जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, इसकी मैं बात करूंगा, उससे पहले आप इसको समझिए कि आपके पास है क्या। ई वन ई टू ई एन तक इवेंट है। बी पार्टीशन विद सैंपल स्पेस, यानी कि इनको इसमें से लिया गया है एक सैंपल स्पेस में से। एंड सपोज दैट ईच ऑफ द इवेंट हैज नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकर, यानी कि हर एक इवेंट में कुछ ना कुछ एलिमेंट तो है, मिनिमम एक एलिमेंट तो है। लेट ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विद एस। आप एक इवेंट ए बना रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, या किसके साथ एसोसिएट करके, एस के साथ एसोसिएट करके। तो इसका क्या मतलब बैठेगा, इसको समझ आता हूँ। टोटल प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला क्या कहता है? टोटल प्रोबेबिलिटी। देखिए, इसमें होता क्या समझिए। टोटल प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई एक सैंपल स्पेस है, उसमें से इवेंट ई वन, ई टू, ई थ्री, ई एन। उसके बाद क्या करेंगे, आप एक सैंपल स्पेस लो या कोई एलिमेंट ले लो। लेट कैपिटल ए इज एन इवेंट अकर इन एस। सैंपल स्पेस से कोई इवेंट आपने ले लिया एस। अब ये जो इवेंट आपने लिया है एस, इसके साथ क्या होगा, आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ए की। टोटल प्रोबेबिलिटी कहती है कि प्रोबेबिलिटी इस इवेंट को होने की, उसको मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी, जो सैंपल स्पेस आपने लिया है, विद ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद ई टू प्लस करते करते प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद ई एन। ये है
ये फार्मूला ध्यान रखिएगा टोटल प्रोबेबिलिटी का, यही फार्मूला हमने ऊपर लगाया है कि हमारे बैग की प्रोबेबिलिटी क्या है, और वो बैग में जो बॉल है निकाल रहे हैं आप, वो बैग वन से ही होगी, उसको लिखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये फार्मूला बेस थ्योरम का हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी के केस में। यहाँ इसका ये प्रूफ है, तो इसको यहाँ सब डायग्राम से। डायग्राम देखिएगा सही से। आपके पास एक सैंपल स्पेस है, एक इवेंट या बड़ा सा ए ले लिया आपने, उसके अलावा चार इवेंट और हैं, E1 E2 E3 E4। तो इसमें ना आप देखो कि कुछ ना कुछ वैल्यूज आ रही है, जैसे ये है, ये इंटरसेप्शन है, ये इंटरसेप्शन है इसके बीच में, ये इंटरसेप्शन, ये थर्ड इवेंट है, इसका इंटरसेप्शन ये है। तो ये तो सारे इंटरसेप्शन आपके पास हैं। तो आपको बताना है कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये उसका लिखने का तरीका होता है। आप प्रूफ वगैरह पे मत जाइएगा, आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रूफ नहीं पूछेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला याद रखना है। ये आपने लगाया था कैसे, देखो, बॉल बैग वन से आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बैग वन से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/5, प्लस बैग टू से प्रोबेबिलिटी, बैग टू से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी दिस इज 4/5। तो ये आ जाएगा 1/5 प्लस 9 आएगा, 2/9, पाँच चौक 45, पाँच नौ 45, 7 20, ठीक है, पाँच नौ नौ, नौ पंजे 10, दिस इज 19/45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 15 पढ़िए। A person has undertaken a construction job। एक बंदा कंस्ट्रक्शन शॉप पर जाता है। The probability are 0.65 that there will be a strike। ये जो न्यूमेरिकल है, इनको डीपली पढ़िएगा ठीक से। दो ही चीजें लगेंगी, या टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग के बेस थ्योरम लगेगा। वहीं से सवाल सॉल्व होना है आपका, उसके अलावा कुछ और नहीं होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही बेस थ्योरम बनता है। कैसे बनता है, जब उसका फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक पर्सन है, वो जॉब जाता है कंस्ट्रक्शन जॉब के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी 0.65 है कि वहां पर स्ट्राइक हो। ठीक है, तो स्ट्राइक के दो ही पहलू बनते हैं, या तो स्ट्राइक होगी या स्ट्राइक नहीं होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्ट्राइक, 0.65, और ना होने की 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्राइक, तो हो जाएगी 0.35। आगे बोल रहे हैं कि 0.80 that the construction job will be completed in the time। कि ऐसे कितने चांसेस हैं, 0.8 चांस है कि जो काम आपको दिया गया है वो विद इन टाइम कंप्लीट हो जाए। इफ देयर इज नो स्ट्राइक, अगर यहाँ स्ट्राइक नहीं होती, एंड 0.32 कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक।
ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई। पहली आपने बात की स्ट्राइक की, दूसरा काम को कंप्लीट भी होना है। तो पहली चीज, स्ट्राइक होने की और स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। फिर अगर स्ट्राइक होती है तो उसके कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और स्ट्राइक अगर नहीं होती तो कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, ये है। तो इस चीज को हम सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। तो लिख लेते हैं पहले हम। ठीक है, जैसे जैसे मैं सोच जब बताऊं वैसे वैसे इसको करिएगा अटेम्प्ट। देखिए, सबसे पहली चीज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 15। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक ना होने की। दिस इज 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ। कोई काम दिया गया है आपको, वो काम कंप्लीट होना है। तो आप यहाँ पे अज्यूम कीजिएगा, लेट assumed that the work completed be A। उस इवेंट को आपने कंप्लीट होने को ए मान लिया। तो उसने बोला है प्रोबेबिलिटी काम के होने की जब स्ट्राइक हो, और प्रोबेबिलिटी काम के होने की जब स्ट्राइक ना हो। दो चीजें लिखी हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बना के लिखी। स्ट्राइक हो और स्ट्राइक ना हो। कितनी कितनी है। 0.32 कंस्ट्रक्शन जॉब विल completed if there is a strike, और 80% कंप्लीट ऑन देयर इज नो स्ट्राइक। यानी कि स्ट्राइक अगर होगी तो 0.32, और स्ट्राइक अगर नहीं हुई तो जाहिर सी बात है 80% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब पूछा उसने सिर्फ ए के बारे में है, यानी कि ही इज आस्किंग अबाउट प्रोबेबिलिटी के काम कब कंप्लीट हो जाएगा। तरीका क्या है, प्रोबेबिलिटी स्ट्राइक होने की इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक ना होने की इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस डैश। तो एस की प्रोबेबिलिटी है 0.65 इंटू ए एस कितना, 0.32, प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी होने के बाद कंप्लीट होने की, वो है 0.80। सॉल्व कर लेते हैं। 65 प्लस 0.85 इंटू 0.8, ये आएगा। ओवरऑल जो काम होने की प्रोबेबिलिटी है वो है 0.488। दिस इज द प्रोबेबिलिटी कंप्लीशन द वर्क।
ठीक है ना। देखिए, सेम क्वेश्चन को अगर आपको 22 थ्योरम से करना है, इसी क्वेश्चन को, तो बेस थ्योरम का पहले आप देखिए ये तरीका क्या है। ये है बेस थ्योरम का फॉर्मूला। अब ये क्या कहता है ये आपको पता है अच्छे से। क्यों पता है, मैं लिख के बता देता हूँ। इसलिए ये जो ऊपर चीज लिखी हुई है, इसमें आई की वैल्यू अगर आप डालो, 3 डालना है या 2 डालना है, 1 ले लो, और ये मानो कि ये 3 तक जा रहा है। तो ये जो दिख रहा है ना, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की ए के रिस्पेक्ट में, वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी वो इवेंट 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ए विद रिस्पेक्ट टू इवन अपॉन, नीचे इसको यहाँ प्लस ई की जगह 2 रखें, यहाँ प्लस ई की जगह 3 रख के यहाँ ऐसा लिखना है। ठीक है, डेरिवेशन है लेकिन नीड नहीं पड़ती, तो आप डायरेक्ट फार्मूले याद रखिए। ये पढ़िए, एग्जाम्पल 16। एक बैग है, वही बैग वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। एक और बैग है, उसके अंदर 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल निकाल रहे हैं वो रैंडमली फ्रॉम वन ऑफ द बैग, ये नहीं पता कौन से बैग से, और उन्होंने पाया कि वो बैग से जो बॉल निकाली है वो रेड कलर की है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन द बॉल फ्रॉम बैक टू। ठीक है ना। देखिए, एक बैग है, बैग वन, एक और बैग, बैग टू। बैग वन में 3 रेड 4 ब्लैक बॉल, बैग टू के अंदर 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल, 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बैग वन की 1/2, प्रोबेबिलिटी बैग टू की 1/2, टोटल 2 ही बैग। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल किसमें से, फ्रॉम बैग वन, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग टू। यानी कि दिस इज द, दिस इज मेजरली, इसको लिखोगे कैसे, प्रोबेबिलिटी आर इंटरसेप्शन फर्स्ट अपॉन आई।
प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन टू ऑन सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास होगी। अब डायरेक्ट निकालोगे, क्या करोगे? आप रखोगे प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की, पहले बैग में से निकालने की प्रोबेबिलिटी हाफ, पहले बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/7, प्लस दूसरे बैग से निकालने की हाफ, और दूसरे बैग से निकालने में रेड वाली बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी, 5/11। तो ये सॉल्व होकर बनेगा 3/14 प्लस 5/22। सॉल्व कर लीजिए। 14 और 22 का एलसीएम 154, 33 प्लस 22, 27, 7, 5, 35, 68/154, 34/77। डाउट लग रहा है मुझे। उसने उल्टा पूछा है, ये नहीं पूछा। उसने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैक टू, यानी कि उसने चीज को बिल्कुल चेंज कर दिया। उसने रेड की नहीं पूछी, उसने पूछी है प्रोबेबिलिटी, बॉल रेड है लेकिन बैक टू से निकाली हुई बॉल है। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी सेकंड बैक से निकाली हुई रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो देखो जैसे इस तरह का सवाल है, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बाइस थ्योरम। ये बेस थ्योरम आता कहाँ से है? जो पीछे आपने टोटल थ्योरम फॉर्मूला लिखा था उसी को एक्सपेंड करके आता है। क्या करेंगे, ये वैल्यू जो हमने लिखी थी, ये वैल्यू इससे पहले ऊपर थी, प्लस नहीं था उसमें। टोटल प्रोबेबिलिटी में देखा जाए तो प्लस था। और ये जो चीजें दिख रही हैं T2, ये सब, ये क्या है? ये बेसिकली इसी से आने वाली वैल्यू। तो उसने उल्टा बोला है कि जो बॉल आप रेड कलर की निकाल रहे हो, प्रोबेबिलिटी ड्रॉन अ बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, बीइंग गिवन दैट प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग में से बॉल निकाली रेड कलर की विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। अब जब इस तरीके से हम उसको लिखेंगे, जो भी हमने पीछे लिखा है, तो वो सॉल्व होकर कुछ इस तरह की एक शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो मैं समझा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लिख लेते हैं। बैग वन को E1, बैग टू को E2। प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए इवेंट वन और इवेंट टू की, तो आपके पास दो बैग हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होती है। देन प्रोबेबिलिटी जो इवेंट दे रखा है उसमें से रेड बॉल निकालनी है, इवेंट,
वन में से प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकालनी है इवेंट टू में से। ठीक है, तो इसकी कितनी है ऊपर लिखी थी मैंने। रेड बॉल फर्स्ट में से और रेड बॉल सेकंड में से। तो रेड बॉल फर्स्ट में से निकलेगी 3/7 और ये 5/11। फिर ये 0.7 5/11 प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग में से रेड आने की क्या होगी। जब इस तरीके से लिखा हो कुछ भी, तो पहले तो सबसे पहले डिनोमिनेटर बनना सीखो बेस थ्योरम अप्लाई करके। देखो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, तो हम चीज जो ऊपर आ रही थी उसको नीचे ले लेंगे। लाइक प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट वन की इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू इवेंट वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू, यानी कि बैक टू, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद बैक टू। ठीक है, जो यहाँ पर है इसको उलट के लिख दीजिए। उलट के कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ई टू। ठीक है, बस ये ध्यान रखना बेस थ्योरम में कौन सा फार्मूला लगा है। ये सब चीजें आप लिख लो। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी कंडीशनल के बाद। तो इस फॉर्मूले को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, जहन में रखिएगा। आपको आगे कुछ नहीं करना, आपको उसकी वैल्यू निकालनी। प्रोबेबिलिटी ई टू ऑफ रेड ई टू में से आने की प्रोबेबिलिटी 5/11 डिवाइडेड बाय ई वन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई वन में से आने की 3/7 प्लस ऑफ 5/11। जब इसे सॉल्व करेंगे तो बनेगा 5/22 अपॉन 3/14 5/22। 154। 14 का इसमें करेंगे तो 11 बार 11 × 3 = 33 प्लस 5 22 का करेंगे तो इसमें 7×5 = 35। अब देखिए ये इससे और ये इससे हो जाएगा 5 × 154 अपॉन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 30 60 68 22। तो देखिए 22 से काटो इसको, 22 पंजे 22 ये हो जाएगा 7×5 = 35 यानी 35/68। ठीक है, ये हमारी बेस थ्योरम हो गई। क्लियर है इतना। बेस थ्योरम का फॉर्मूला ध्यान रखना बस, गांठ बांध लो उसकी, उल्टा ही पूछेगा। अब एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर, आज का थर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 17। और जिस तरह की मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ, यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज 13.3 with the help of these
Examples, those who are solving in this lecture. अभी मैं ना आपको गिव थ्री आइडेंटिकल बॉक्सेस। आइडेंटिकल बॉक्सेस उसने बोले हैं, मतलब तीनों बॉक्स एक जैसे हैं। तीनों बॉक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी। ईच कंटेनिंग टू कॉइन, हर एक के अंदर दो दो कॉइन। तो ऐसे करके आपके पास तीन एक जैसे बॉक्सेस हैं और उनके अंदर दो दो कॉइन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। इन बॉक्स वन बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन, यानी कि इसमें दोनों के दोनों गोल्ड कॉइन है। एंड बॉक्स टू बोथ सिल्वर, यहाँ सिल्वर है दोनों। और बॉक्स थर्ड में देयर इज वन गोल्ड एंड वन सिल्वर। अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेकन आउट अ कॉइन। एक बंदे ने इसमें से कोई एक बॉक्स चुना, उसमें से कॉइन निकाला। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। यानी कि आपको बताना है कि उल्टा देखो, उसने गोल्ड कॉइन बॉक्स में से नहीं निकाला, उसने बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड बोला है। ठीक है, जब भी चीज को उल्टा करके पूछे तो यू हैव टू अप्लाई द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब इस चीज को मैं आपको पीछे बताता हूँ कैसे करेंगे। लाइक यू हैव थ्री बैग्स, एग्जाम्पल 17। तो बैग नंबर वन, बैग नंबर टू, बैग नंबर थ्री को आप अज्यूम कीजिए। प्रोबेबिलिटी पहले बैग की होने की बराबर होगी प्रोबेबिलिटी दूसरे बैग के होने की, बराबर होगी प्रोबेबिलिटी तीसरे बैग के होने की। और ये तीनों मिलाकर इनकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। अब आते हैं हम इवेंट पर। इवेंट है कि आप गोल्ड कॉइन निकाल रहे हो। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कॉइन फ्रॉम वन। ठीक है, तो उसको लिखोगे कैसे? गोल्ड कॉइन फ्रॉम E1, वो हो जाएगा, दोनों के दोनों ही गोल्ड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कॉइन फ्रॉम E2, एक भी नहीं है दोनों में से, ये जीरो, ये वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग गोल्ड कॉइन फ्रॉम द थर्ड बैग, दिस इज, दो में से एक कॉइन आपका गोल्ड होगा यानी 0.5। अब इतना लिखने के बाद में उसने कहा है कि जो बॉक्स चुना है उसमें गोल्ड कॉइन है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं लास्ट वाला क्या है पोर्शन। A person chooses a box random and taken out a coin if the coin is of gold। तो जो उसने कॉइन टेकन आउट किया है वो गोल्ड का है। What is the probability that other coin in the box is also of gold। आपको बताना है कि जो अगला कॉइन आप निकालोगे वो भी गोल्ड का ही हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो पहले हम एक एक करके चीजें निकालेंगे। अब दोनों के दोनों कॉइन जो गोल्ड निकलेंगे वो आपके पहले इवेंट में ही हो सकते हैं। लाइक प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो गोल्ड ही हो दूसरा, तो ऐसा कब हो सकता है? आपके पहले बैग में हो सकता है निकाला हुआ गोल्ड। तो देखो जैसे ये लिखो ना यहाँ पर, इसको रिवर्स करके ऊपर लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1। और नीचे अगर तीन इवेंट हो रहे हैं आपके तो प्रोबेबिलिटी
even with probability a intersection e1 plus probability of e2 into probability of a intersection e2 plus probability of e3 into probability of a intersection a with e3। फाइन, रख दीजिए। e1 इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 1/1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2। दिस इज 1/3। टेक एलसीएम है 3 0 6, फिर तो जीरो ही हो जाएगा। 1/3 और ये इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1/3 और 1/6। एलसीएम आएगा 6, 3 तो नीचे 2 प्लस 1/3। ये यहाँ तो 6 into 1/3 into 3। तो एक तो प्रोबेबिलिटी दूसरे के भी गोल्ड आने की वो होगी 2 में से 3 होना। ठीक है, बस पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा सवाल के लास्ट में क्या बोले। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये बाइस थ्योरम के ही क्वेश्चन हैं और टिपिकल नहीं है। तो आप ये क्लास करने के बाद में क्या करिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 2 परसेंटेज वाला छोड़ दीजिएगा, ये कराऊंगा मैं अभी। 4 6 नहीं 7, ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। 4 और 7, ये मैंने इसलिए आपको ज़रूर से कराया है क्योंकि ये आएगा। मैं ऐसे ही एक लेक्चर और आपको रात को लेकर भेजूंगा जिसको आप मॉर्निंग तक देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा, उसके बाद में मैं अगली क्लास में ये एक्सरसाइज करा दूंगा और होपफुली कल मॉर्निंग में अगर पॉसिबल रहा तो मिसलेनियस भी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है ना, तो आपका प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगा। छोड़ के मत जाइएगा कुछ भी, थोड़ा कर रहा हाथ जी करके इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आप छोटी सी एक्सरसाइज है मिसलेनियस, इसमें 10 क्वेश्चन है, बाकी एमसीक्यूज है और ये थोड़ी बड़ी है। लेकिन इसमें बेस थ्योरम जब आप एक बार अप्लाई करना सीख जाओगे तो आप बार बार बेस थ्योरम ही लगानी है। बस बेस थ्योरम की जो चीज़ें हैं ना, आपको उन्हें एक्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है।